आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। तो कोरोना ले रहा है जान, क्या है सरकार का प्लान? नमस्कार, मैं अरुण शर्मा। बात आज इसी विषय पर करेंगे। अगर कोई भी अधिकार किसी भी मानव का उसका हनन होता है तो उसके पास कानून के पास जाने की ताकत होती है, शक्ति होती है। अनुच्छेद 32 के जो अधिकार हैं वो किसी भी समय पर सस्पेंड नहीं हो सकते। अगर कोई भी अधिकार सस्पेंड होता है, अनुच्छेद 21 संविधान का हमें जीने का अधिकार देता है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी से अगर मौत आम नागरिक की हो रही हो तो क्या इसे जीने के अधिकार का हनन माना जाए? इसी सवाल पर भी आज हम चर्चा करेंगे, थोड़ा जानने और समझने की कोशिश करेंगे। और इसी विषय पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि कोरोना के इस काल में किन परिस्थितियों ने लोगों के सामने सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। आज ही का एक उदाहरण है, मद्रास हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और इस बात पर सुनवाई हुई कि कोरोना की वजह से लोगों की जान जा रही है। इस सुनवाई के दौरान मद्रास हाईकोर्ट ने एक बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणी कर दी और मद्रास हाईकोर्ट ने कहा, क्योंकि 5 राज्यों के साथ तमिलनाडु में भी चुनाव चल रहे और ऐसे में मद्रास हाईकोर्ट की तरफ से टिप्पणी आई कि कोरोना की दूसरी वेव का सबसे बड़ा जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन है और अगर इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों के खिलाफ खून का, मर्डर का भी चार्ज लगा दिया जाए तो भी गलत नहीं होगा। यहां तक टिप्पणी की मद्रास हाईकोर्ट ने और यह भी कहा कि आप ग्राउंड पर अपना प्लान बताएं, कोरोना गाइडलाइंस का पालन क्यों नहीं हुआ और जब 2 मई को नतीजे आएंगे तो उस दिन क्या आपका प्लान है और अगर उस प्लान को इंप्लीमेंट नहीं किया गया तो हम 2 मई के नतीजों पर भी रोक लगा सकते हैं। ये बात मद्रास हाईकोर्ट की तरफ से कही गई है। तो ये टिप्पणी अपने आप में बेहद गंभीर है। क्या परिस्थितियां ऐसी आ गई हैं? इससे पहले अलग अलग हाई कोर्ट्स जो हैं वो कोरोना को लेकर और लॉकडाउन को लेकर चर्चाएं अलग अलग तरीके से कर रहे थे, उन पर सुनवाइयां अलग अलग हो रही थी। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए कि इससे एक असमंजस की स्थिति बनेगी, कोई कोर्ट कहेगा कि हमारा अधिकार क्षेत्र है, कोई कोर्ट कुछ कहेगा, तो ऐसे में एक असमंजस की स्थिति न बने, इसीलिए सभी सुनवाइयां जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में होंगी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई तो 27 तारीख का समय कल, यानी सरकार अपना एक्शन प्लान देगी। तो इस बीच यही बड़ा सवाल, क्या कोरोना की वजह से और ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों की जो मौत हो रही है इसे जीने के अधिकार का हनन माना जा सकता है? क्या कहा जा सकता है इसे? इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं रेणु भाटिया हमारे साथ जुड़ गई हैं। इसके अलावा अशोक अरोड़ा भी हमारे साथ जुड़ेंगे, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट से, और जगरूप ढुल भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मानव हितों के लिए काम करते हैं। रेणु जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले आपसे ही बात कर लेते हैं हम, सरकार किस तरीके से तैयारी कर रही है और कैसे कोरोना की इस वेव को और मौजूदा परिस्थितियों को लेकर के आगे चल रही है? देखिए अरुण, ये बहुत गंभीर स्थिति का समय है, बहुत नाजुक समय है और बहुत दुखदाई समय भी है। आप देखते हैं रोज चैनल दिखा रहे हैं कि कहीं कहाँ पर कितनी कैजुअलिटी हो रही है और ये सारी बातें, उनसे हृदय बहुत आघात भी है। लेकिन क्योंकि ऐसी कुदरत की परिस्थिति आई है तो उससे लड़ना, उससे जूझना भी हमारा धर्म है और हमारा फर्ज है। और हरियाणा की अगर आप बात करें, क्योंकि हम हरियाणा पर के विषय पर बात कर रहे हैं, तो ओवरऑल सारी बातें भी कर रहे हैं, ओवरऑल सारी बातें भी कर रहे हैं, ओवरऑल बात कर रहे हैं। परंतु अगर हम हरियाणा के ऊपर बात करें तो 2 दिन पूर्व भी हमारे जो है हेल्थ मिनिस्टर आदरणीय अनिल विज जी ने अपनी बात को रखा था और पूरा डाटा दिया था कि किस प्रकार से हम इस लड़ाई के लिए तैयार हैं और किस प्रकार से हम लोगों के जीवन में दोबारा से खुशहाली आए, उनको बचाया जा सके, उनको दोबारा स्वस्थ किया जा सके, उस चीज के लिए किस तरह से अग्रसर हैं। जितने भी केसेस आ रहे हैं उनको प्रॉपरली सरकारी अस्पतालों में पूरा ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। वेंटिलेटर्स की भी सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं, दिनों दिन बेड्स प्राइवेटाइज किए जा रहे हैं, चाहे होटल्स में, चाहे किसी और स्थानों पे, धर्मशालाओं में, इस तरह से बेड्स बढ़ाने का भी प्रयास किया जा रहा है। और खास तौर से दिल्ली के आसपास के क्षेत्र जो हैं, जैसे लगता हुआ फरीदाबाद है, सोनीपत है,
गुड़गांव है, यहाँ पर केसेस और ज्यादा भी देखने को मिल रहे हैं, और यूं कहें कि दिल्ली के भी बहुत लोग शिफ्ट भी हो रहे हैं। देखिए, तो आज ही की खबर है रेणु जी, हिसार के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में 5 लोगों की जान चली गई ऑक्सीजन की कमी की वजह से, वो बता रहे हैं। हालांकि अभी चीज़ें और उसमें देखने वाली चीज़ें हैं, लेकिन लोग, उनके परिजनों का आरोप है कि ऑक्सीजन मंगाई थी उनसे लेकिन लगाई नहीं और समय पर ऑक्सीजन मिली नहीं, जिसकी वजह से उनकी जान चली गई। कोविड पेशेंट्स थे। ये चीज़ें जब आती हैं, ये खबरें जब आती हैं, तो सरकार इनको किस तरीके से लेती है? क्या इसको सीरियस मैटर के तौर पर लेकर कोई एक्शन कुछ लिया जाता है? कोई जिम्मेदारी इसमें तय होती है क्या? डेफिनेटली अरुण, ये सीरियस मैटर तो है ही। एक भी जान गवा देना, चली जाना, आप मतलब एक परिवार के लिए कितना बड़ा दुख हो सकता है, इस बात को हम अच्छी तरह से समझते हैं। और एक भी जान ना जाए, इसका पूरा प्रयास करने का जो है पूरी चिंता की हुई है। आपने जैसे कहा कि अगर इस तरह से होता है तो लापरवाही या कोई भी इस तरह की बात सामने आती है। आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई स्थानों पर जाकर मैक्सिमम जो है बंद प्लांट्स को भी खोलने का, और ऑक्सीजन मैक्सिमम हम जनरेट कर सकें उस तरह से जो है अपना एक कदम बढ़ाया है। अभी इस समय भी फरीदाबाद के शायसा गांव में माननीय मुख्यमंत्री जी आए हुए गोल्ड फील्ड मेडिकल कॉलेज में, जहां पर आर्मी को सपोर्ट किया जा रहा है कि वहां पर कुछ एक्स्ट्रा बेड लगाए जाएं, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन के जो है प्रावधान किए जाएं, और प्रयास तो जारी हैं, परंतु हमें लड़ाई के साथ सबको मिलकर लड़ना होगा। हाँ, वो बात सही है रेणु जी की, और इसमें बहुत सी बातें और भी कई सारी चीज़ें हो रही हैं इसमें, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया और कहा कि आप हमें ग्राउंड पर आपका प्लान क्या है, एक्शन प्लान क्या है वो बताइए। ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर हो या उसके डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर बात हो, उसके प्रोडक्शन को लेकर बात, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी जवाब मांगा और कल केंद्र सरकार को जवाब देना है। लेकिन उससे एक दिन पहले, यानी कि आज, एक ऐसी खबर आई जिसने थोड़ा सा परेशान किया। मैं चाहता हूँ उस पर भी बताएं। कोविड हेल्पलाइन नंबर जो है वो बंद कर हो गया रेवाड़ी में, और उसकी वजह आप अगर खबर आप तक पहुंची हो कि टेलीफोन का बिल प्रशासन ने नहीं भरा था, इसी वजह से उसे बंद कर दिया। और वो आज की बात नहीं है, काफी लंबे समय से ये चीजें चल रही थी। क्या सरकार या प्रशासन, अलग अलग शहरों का प्रशासन जो है, वो इसको इतना लाइटली ले सकता है? और ले सकता है तो क्यों और कैसे? देखिए, इस लापरवाही के ऊपर भी पूरा संज्ञान लिया जा रहा है। इंटरनल जितनी भी प्रोसेस है विषय के ऊपर भी चल रही है, और इमीडिएट इफेक्ट से वो लाइन चालू करने की भी बात हुई है। मुझे लगता है जल्द से जल्द वो लाइनें चालू भी हो जाएंगी। और इसके अतिरिक्त भी जहां पर इस तरह से कोविड से रिलेटेड हेल्पलाइन या कोविड से रिलेटेड जो भी सुविधाएं मुहैया होनी चाहिए, जहां पर कहीं ब्रेक लगी हुई है या किसी लापरवाही से रुके हुए हैं या किसी भी कारण से बंद हैं या खराब हैं या रुके हैं, उनके ऊपर भी पूरी स्टडी की जा रही है। अरुण, कल और परसों में 2 दिन प्रशासन ने एक स्पेशल हाई पावर कमेटी बनाकर इन चीजों को देखने का भी और इनको इंस्पेक्ट करने का भी एक जिम्मा लगाया है सरकार ने कुछ अधिकारियों का, जो मुझे लगता है मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, क्योंकि रेवाड़ी और आसपास के क्षेत्रों में वो अपना एक टोर लगा बैठे हैं और दुरुस्त कर रहे हैं इन चीजों को। ठीक है, और बात करेंगे रेणु जी। सवाल और भी हैं। जगरूप ढुल्प हमारे साथ जुड़ गए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और उनसे बात करते हैं। जगरूप जी नमस्कार। मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ, मानव अधिकारों का जो मानव के जो अधिकार और ह्यूमन राइट्स जो हैं, और ख़ासतौर पर बात करें भारत के संविधान ने जो अधिकार दिए हैं हमें, उसमें अनुच्छेद 21 कहता है कि हमें जीने का अधिकार है। अगर ऑक्सीजन की कमी की वजह से हमारे जान पहचान वाले, हमारे मित्र या परिजन की किसी की मौत हो जाती है, तो क्या ये माना जा सकता है कि ये जीने के अधिकार का हनन है? सर, ये एक तरह की मैं हत्या कहूँगा, जो जिन लोगों के साथ ये जुल्म हुआ। एक तरफ सरकार बड़े मोटे मोटे चालान लोगों के करती है। अगर सरकार एक छोटी सी गलती पर आम जनता का चालान किया जा सकता है, तो सरकार की इतनी बड़ी गलती पर उस पर हर्जाना क्यों नहीं किया जा सकता? या उस संबंधित महकमे पर, या संबंधित उस अधिकारी के खिलाफ, या संबंधित उस मंत्री के खिलाफ धारा 302 का मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया जाता? 1 वर्ष के बाद अच्छा, इसमें आप सरकार को या स्पेसिफिक जो पद आपने जिनका जिक्र किया है, आप उनको किस तरीके से जिम्मेदार मानते हैं? पहली बात मोटे तौर पर तो ये है कि क्योंकि सरकार है और सरकार की ही जिम्मेदारी है कि चीजों को
हमारे साथ अशोक अरोड़ा है, वरिष्ठ अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के, उनसे थोड़ा बात करेंगे, समझेंगे। अशोक जी नमस्कार। नमस्कार। अशोक जी, एक तकनीकी चीज और कानूनी पहलू से समझना मैं चाहूंगा, और मुझे लगता है हमारे दर्शक भी, अगर जीने का अधिकार हमें संविधान ने दिया है और दूसरी तरफ ऑक्सीजन की कमी की वजह से हमारे परिजन, दोस्त, मित्र अपनी जान गंवा दें, तो क्या ये जीने के अधिकार का हनन है? और दूसरा ये कि अगर ये जीने के अधिकार का हनन है तो इसमें तकनीकी और कानूनी रूप से कौन जिम्मेदार बनता है, और क्या कानूनी सुरक्षा जो है एक आम नागरिक को मिलनी चाहिए? देखिए, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। जीने का अधिकार का जो कॉन्स्टिट्यूशन में और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यही बोला है, जीने का अधिकार सिर्फ सांस लेना नहीं होता, जीने का अधिकार होता है जीना विद डिग्निटी, अपने आत्मसम्मान से जीना। ये कॉन्स्टिट्यूशन के पहले पन्ने पे लिखा है। हाँ। कि हर व्यक्ति को अपने अधिकार से, अपने आत्मसम्मान से जीना ये सरकार की जिम्मेवारी है। ये वेलफेयर स्टेट है, डिक्टेटरशिप। यहाँ कोई थानेदारी नहीं है कि जैसे हम कहेंगे वैसे जियोगे। जैसे जिसका भी हर व्यक्ति का आत्मसम्मान, हाँ। आत्मसम्मान हर व्यक्ति का वो अपनी शान से जिए, ये उसका एक मौलिक अधिकार है और ये सबको चाहिए, सारी सरकारों को चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो इतना बड़ा, मैं तो उसको पाप कहता हूँ। हाँ। खाली इलीगैलिटी तो है ही, आंसरेबल अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए। मद्रास हाई कोर्ट ने अच्छा ऑर्डर अभी किया है जी। ये जो कुंभ मेला सारा हुआ और तमाशा जो बंगाल में हुआ, जिसमें देश के बड़े बड़े लीडर और बड़े बड़े संत गए, तो ये हाँ। संतों और लीडरों का काम लोगों को मुसीबत में डालना है कि मुसीबत से बचाना है। मैं कुंभ मेला और वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में जो एक नंगा नाच किया, ये जितने भी लीडर्स ने और संतों ने, ये शर्म की बात है आज कि संतों का काम ये था कि संत लोगों को बचाते, यहाँ हाँ। संतों ने लोगों को मरवा दिया है। हाँ। ये सारे नकली संत हैं, इन सारे संतों को उठा के जेल में डालना चाहिए। और ये सारे वो जो हमारा वो जो एक्ट है जी, उसके अंदर इन सबको बंद करना चाहिए, सारे संतों को उठा के बंद करना चाहिए जो कुंभ मेले में इन्होंने जाके वहां सारा गड़बड़ किया है। अगर ऐसी आम व्यक्ति की हाँ। देखिए ना, जो आत्मसम्मान से जीना चाहता है वो डुबकी नहीं, आप डुबकी लगाइए जिसको लगानी है डुबकी। हाँ। लेकिन सरकार की ये भी ड्यूटी थी कि अगर लाखों लोग डुबकियां लगाने जा रहे हैं तो उनको रोके। ये सरकार का भी फेलियर है। लेकिन सरकार ही अगर उसमें सैकड़ों करोड़ रुपया, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर सरकार ही उसमें सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च करके उसका अरेंजमेंट करे, व्यवस्था करे और फिर उसका विज्ञापन भी करे, ये तो मैं कह रहा हूँ। हाँ। ये सरकार के जो भी लोग थे अकाउंटेबल, उनको रखना चाहिए। ये जो और ये सारे ये ऑफेंस बनता है जो हमारा वो जो क्या आप कहते हैं उसको, व्हाट इज द एक्ट, आई एम मिसिंग दैट नेम, वो जो डिस्ट्रक्शन का होता है ना, जो जी आप याद करा देंगे कौन सा वो जो एक्ट है, ये जो डिस्ट्रक्शन। खैर आपको बाद में याद आए तो आप जरूर बताइएगा। लेकिन मैं एक चीज और जानना चाह रहा हूं आपसे अशोक जी, आज जिसका मद्रास हाईकोर्ट के आप वर्डिक्ट का आप जिक्र कर रहे हैं, उस टिप्पणी का जिक्र कर रहे हैं, उसमें कहा गया कि इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों पर अगर मर्डर का चार्ज भी लगाया जाए तो गलत नहीं होगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है कि इतनी बड़ी बड़ी रैलियां होती रही, इलेक्शन कमीशन ने रोका नहीं। क्या ये टिप्पणी करने में भी हाईकोर्ट की तरफ से थोड़ा देरी हो गई? और अगर टिप्पणी है तो उसका हम टिप्पणी से आगे क्या असर और देख सकते हैं, उस पर भी आप बताएं। मैं ये समझता हूँ, देखिए देरी नहीं हुई। हाईकोर्ट ने तो, हाईकोर्ट को ऐसा थोड़ी होता है कि हाईकोर्ट को नहीं पता होता क्या करने वाले हैं ये। जब हाँ। ये सारा तमाशा हुआ और ये नंगा नाच हुआ जो, तभी तो लोगों ने इन्होंने किया ना कि इसको, जो ये सारे लोग वेस्ट बंगाल में इतने बड़े बड़े लीडर जा रहे हैं और कुंभ मेले में बड़े बड़े संत जा रहे हैं, मैं तो इसीलिए कह रहा हूँ ये सारे लीडर, सारे संत, ये एक बहुत बड़ा मैसेज नेक्स्ट जनरेशन के लिए जाएगा। आपको ये पता है ब्रदर कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में ये कुंभ नहीं लिखा हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन में साइंटिफिक टेम्पर लिखा है कि हम हर बच्चे को, हर व्यक्ति को, हर नागरिक को साइंटिफिक टेम्पर उसका डेवलप करेंगे। ये कुंभ के मेले पे ले जाके नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्या साइंटिफिक टेम्पर करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि बच्चे लोग, उनको दे विल स्ट्राइव फॉर प्रोफेशनल एक्सीलेंस, ये फंडामेंटल ड्यूटी है। तो एक बच्चा जो नौजवान है, जिसको खाना चाहिए आज, जिसको नौकरी चाहिए, जिसको भविष्य चाहिए, वो कुंभ मेले से उसको प्रोफेशनल एक्सीलेंस कैसे अचीव करेगा? और अगर कुंभ मेला है भी और होना भी है तो सांस्कृतिक अगर विचारधारा की बात है भी, तो ऐसे समय में कम से कम
उसे अवॉइड किया जा सकता था और इलेक्शंस को भी अवॉइड किया जा बिल्कुल सकता गलत था, है ये। किसी जो बीच वेद में किया शास्त्र, गया। किसी के इनको वेद, अपने वेद शास्त्र भी नहीं पढ़े, ये ठीक सारी है। राजनीति है और कुछ नहीं है। अच्छा, ये सिर्फ इसमें मैं सिर्फ इसमें ध्रुवीकरण का फार्मूला है और कुछ नहीं मैं है। सर इसमें आपसे टेक्निकल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे बनती है और किस तरीके से बनती है वो भी मैं जानना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले रेणु जी से इन तमाम क्योंकि चीजों वहां पर कुंभ मेले, मैं इन तमाम चीजों पर रेणु जी से सवाल कुछ करना चाह रहा हूं। सर मैं आपके पास आऊंगा और टेक्निकल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे बनेगी वो भी जानेंगे, लेकिन पहले रेणु जी, ये जो चीजें हुई और होती रही, क्या आपको लगता है कि वाकई ये इनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और ये जो एक्टिविटीज होती रही, जब देश में एक लेवल पे कोरोना पीक पर जाता दिख रहा था, वहां ये एक्टिविटीज हो रही थी? देखिए अरुण, समाज है, देश है, इसमें काम चलते भी रहेंगे और चलने भी चाहिए, जिंदगी रुकनी नहीं चाहिए। आपको ध्यान हो, जब पिछली बार 22 मार्च को लॉकडाउन लगा, जब प्रधानमंत्री जी ने कहा तो बहुत बड़े बड़े नेताओं ने, अधिवक्ताओं ने, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कहा कि देश का क्या होगा, जिंदगी रुक जाएगी, बहुत सी इस तरह की बातें की जिनका इमीडिएट इफेक्ट से रोकना बहुत जरूरी था। परंतु बहुत तरह तरह की टिप्पणियां आई, तरह तरह की बातें प्रधानमंत्री के लिए आई कि उन्होंने इस तरह का डिसीजन क्यों लिया, लेकिन धीरे धीरे सबने रियलाइज किया कि ये बहुत जरूरी था। तो इस बार आज वही प्रधानमंत्री, वही राज्यों के अधिकारी और मंत्री या सीनियर लोग अगर इस बात को सोचते हैं कि पिछली बार इमीडिएट इफेक्ट से लॉकडाउन करना पड़ा, जो है सेफ्टी को देखते हुए, इस बार और कई चीजों का विपरीत इफेक्ट भी हुआ, जैसे लोग इधर उधर अपने गांव में जाने के लिए हड़कंप मच गई, भागने लगे, नहीं, वो बात ठीक है, रोजी का सवाल आने लगा, ये सारी बातें। अभी इस बात को सोचकर ये किया गया कि अभी अगर हम लॉकडाउन इंस्टेंट लगाते हैं, हाँ, तो फिर से वही परिस्थिति ना पैदा हो। नहीं, लॉकडाउन की बात नहीं है रेणु जी, लॉकडाउन की बात नहीं है। लॉकडाउन एक चीज है, लॉकडाउन एक चीज है, लेकिन कुंभ मेला होना, चुनावों में बड़ी बड़ी रैलियां होना, ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों का इकट्ठा होना और वहां सोशल डिस्टेंसिंग, वो चीजें अलग हैं, वो रोका जा सकता था। आप लॉकडाउन नहीं लगाते, आप कम से कम उनको रोक देते हैं कि भाई हमारी तरफ से कोई रैली नहीं होगी, जो होगी वर्चुअली हम करेंगे, लोगों के घर घर पहुंचकर। आपने देखा अरुण, जब जैसे ये परिस्थितियां जो है हालात डिफरेंट होने लगे, तो प्रधानमंत्री जी ने स्वयं वर्चुअल रैलीज की, बहुत सारी रैलीज कैंसिल हुई, वो तो अपने कैंपेन के आखिरी दिन उन्होंने रैलीज कैंसिल हुई, और जहां पर भी ये रैलीज भी रही वहां पर भी एंट्रीज में मास्क वितरण हो रहा था, वहां पर जो है सैनिटाइज किया जा रहा था, मशीन लगी हुई थी, तो बहुत सारी सुविधाओं का भी ध्यान रखा गया। गृह मंत्री जब रोड शो कर रहे थे, क्या वहां पर भी एंट्री हो रही थी कहीं से? आप रेणु जी, आप देखिए, मैं नहीं चाहता कि उन चीजों पर हम दोबारा से जाएं, और मुझे लगता है कि आप भी बहुत बेहतर तरीके से उस बात को जानते हैं, हो सकता है कि पार्टी की भी आप प्रवक्ता हैं, तो आप उस लेवल पर कहीं ना कहीं डिफेंडिंग हो रहे हो, लेकिन चीजें हुई जो इस तरीके से गैदरिंग होना, वो आज हम उसका खामियाजा भुगत रहे हैं, और लोगों ने इसको एग्जाम्पल के तौर पर लिया कि वहां तो कुछ नहीं हो रहा, इलेक्शन हो रहे हैं, वहां तो कुछ भी नहीं हुआ। आपके भी सोशल मीडिया पर सब चीजें आ रही होंगी, तो लोगों ने एग्जाम्पल बना लिया उस चीज को। अरुण, आपकी बात ठीक है, दोनों तरफ से हम बात करेंगे कि इस तरह की रैलीज हुई, जहां पर ज्यादा लोग हुए वहां पर सुविधाएं भी मुहैया कराई गई, और उसके बाद जब देखा कि ये इस तरह से नहीं होना चाहिए, प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है, तो रोक भी लगाई गई। ऐसा नहीं कि सरकार ने रोक ना लगाई हो, ठीक है, सरकार ने रोक भी लगाई, तो हम इस बात को नहीं कह सकते ठीक है, कि सरकार मुस्तैद नहीं थी या सरकार को ध्यान नहीं था कि किस तरह से करना है, दोनों बातें हैं। हाँ, अच्छा, मैं रेणु जी एक सवाल और पूछूंगा, लेकिन उससे पहले जगरूप जी के पास। जगरूप जी, जो आप बात पूछ रहे थे कि जो तैयारियों की बात है, एक साल पहले ठीक हम देख रहे थे, लॉकडाउन जैसी परिस्थितियों से गुजर रहे थे, उस वक्त हमने चीज़ों को देखा कैसे हो गई सब कुछ। अचानक अगर एक बीमारी आई है तो ठीक है, हमें नहीं पता कि इससे लड़ना कैसे है, और एक अनजानी बीमारी है, हमारे पास उसका इलाज भी नहीं है, तो हमें लॉकडाउन लगाना था, मजबूरी थी, हमने लगा दिया। उसके बाद हमने देखा अपनी तैयारियों को कैसे मजबूत करना है और कहाँ कहाँ चीज़ों को हमें स्ट्रॉन्ग हैंड बनाना है अपना, ताकि बीमारी और बढ़े तो हम आसानी से लड़ सकें। लॉकडाउन के बाद भी परिस्थितियाँ आज ठीक वैसी ही हमारे साथ हैं, तो आप मानते हैं कि आपको लगता है कि एक साल के दौरान सरकार को जो तैयारी मुकम्मल करनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई? बिल्कुल भी नहीं सर। जहाँ से 24 मार्च, शायद मैडम रेणु जी भूल गए, 22 मार्च को सिर्फ एक संडे के लिए लगाया था, एक दिन छोड़ के अगले दिन लॉकडाउन लगा। 24 मार्च 2020 को लॉकडाउन लगा था, ए से हमने शुरू किया था,
आज देश वही ए से फिर शुरू होता है। एक 20 लाख करोड़ का पैकेज का ऐलान हुआ था। मैडम जी को अगर याद हो तो बता दें कि 20 लाख लाख करोड़ का पैकेज की घोषणा हुई थी, वो 20 रुपए भी अगर किसी आम आदमी को मिले हो तो वो बता दें। जो जहां से जो उस पीएम केयर फंड बनाया गया या मुख्यमंत्री जी ने 5-5 किलो के दाने हम किसानों से इकट्ठे किए, वो 5-5 किलो के दाने में कितने ऑक्सीजन प्लांट उन्होंने लगाने का काम किया, कितने हॉस्पिटलों में वो बेड बढ़े, कितने आज जो है ना कितने लोगों की हत्याएं उन हॉस्पिटलों के अंदर हो चुकी हैं। क्या इसकी जिम्मेदारी माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की या उनकी नहीं बनती सर? क्या आज भी हमें फिर वही से लड़ाई शुरू करने की जरूरत है? अगर 1 साल में भी हम लड़ाई को तो वहीं से शुरू करेंगे तो उस लॉकडाउन लगाने का औचित्य ही क्या था? आज आप 6 बजे बाजार को बंद कर रहे हैं या 7 बजे बाजार को बंद कर रहे हैं, कोई बात नहीं, हम सहमत हैं। एक महामारी है, हम सबको इसका मिलकर लड़ना चाहिए, लेकिन क्या सरकार का उत्तरदायित्व नहीं बढ़ता? आपके पास 1 साल का समय था और 1 साल के समय में आप इतने, आज तो और हद हुई सर। हरियाणा के अंदर शायद आपको खबर भी आई होगी, रोहतक पीजीआई ने मैं मरीज लेने के लिए बना, शाम होते होते उनके पास ऑक्सीजन पहुंची तो उसके बाद उन्होंने मरीज लेना शुरू किया सर। ये कितनी विकट परिस्थिति है सर। हाँ, रेवाड़ी के ये अंदर चीजें सर, रेवाड़ी के अंदर 4 मरीज मर गए सर, हिसार के अंदर 5 मरे सर। तो क्या सर ये हत्याओं का दोष माननीय मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री पर नहीं होना चाहिए? आप ये देखिए सर, यही बात है। और इसी का थोड़ा सा हाँ 1 मिनट संक्षेप सर, 1 सेकंड में बात खत्म करूंगा। माननीय स्वास्थ्य मंत्री की टांग टूटती है, उनको कोरोना होता है तो वो मैक्स हॉस्पिटल में जाके इलाज कराते हैं। क्या संदेश माननीय स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा प्रदेश की जनता को देना चाहते हैं कि वो सक्षम नहीं है लोगों का इलाज करने में? माननीय मुख्यमंत्री को कोरोना हुआ तो मेदांता में जाके इलाज कराते हैं, जिनका जितना बिल है वो लोगों के टैक्सों से दिया गया। क्या वो माननीय मुख्यमंत्री को और स्वास्थ्य मंत्री को हरियाणा की स्वास्थ्य सेवाओं पर विश्वास नहीं है सर? ठीक है, वो बाहर जाके इलाज करा रहे हैं। ये एक सवाल है और हमेशा से उठता है। हमने देखा है हमेशा से बड़े नेता जो हैं वो निजी अस्पतालों का रुख कर लेते हैं। अशोक अरोड़ा, अभी जो बात जगरूप जी कह रहे हैं कि जिम्मेदारी तय होने की बात, जो आप भी पहले कह रहे थे, मैं इसका थोड़ा टेक्निकल आधार जानना चाहता हूं कि इसमें किस तरीके से जिम्मेदारियां तय हो सकती हैं, कानून इसमें क्या बताता है, और आर्टिकल 32 के बारे में भी आप थोड़ा बताएं। अगर मैं बीच में 1 मिनट ले लूं, इसमें कानून का प्रावधान है सर। आज शायद आपको याद हो, दिल्ली के अंदर एक मौलवी ने एक वो जनसभा की थी, जिनमें विभिन्न धाराओं में उनका मुकदमा दर्ज किया गया था सर। इवन 307 धारा उसके अंदर जोड़ी गई थी, साथ में ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है अशोक, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है अशोक जी। एक ह्यूमन राइट है सबका, और एक जो सबसे बड़ा इन्होंने, मैं इसीलिए बार बार एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटिशन में कहता हूँ कि इन साधुओं ने पाप किया है, इन बड़े बड़े लीडरों ने पाप किया है। साधुओं की ड्यूटी थी कि ज्ञान दे कि कैसे साइंटिफिक टेम्पर होगा, कैसे मैं अपने आप को जानूंगा। साइंटिफिक टेम्पर का यही मतलब है, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी का यही मतलब है, मैं जानूं अपने आप को, मैं दुनिया में क्यों आया हूं, मेरा क्या कर्तव्य है, कैसे मैं ऐसे काम करूं कि हर एक घर में, जो कॉन्स्टिट्यूशन की पहली लाइन है, सिक्योर जस्टिस सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल फॉर ऑल, वो कैसे अचीव होगा? वो अचीव होगा साइंटिफिक टेम्पर नेक्स्ट जनरेशन में डेवलप करने से, नेक्स्ट जनरेशन को प्रोफेशनल एक्सीलेंस के लिए एक्सपर्ट बनाने से। उसको कुंभ के मेले में ले जाके नहीं होगा। ये अब हजारों साल से जिन साधुओं ने एक्सप्लॉयट किया है जनता को, भोली वाली जनता को, इस बार अच्छा मौका है। इन सारे साधु, जिन साधुओं ने ये कुंभ मेले में जिसकी पब्लिसिटी की है, जिसमें लोगों को बुलाया है, जिससे बीमारी बढ़ाई है, ये इन सबको आंसरेबल करना चाहिए और उठा के बंद करना चाहिए इन सबको। मैं कहता हूँ एक पॉइंट और, हाईकोर्ट ने ठीक बात करी है। एक पॉइंट और अशोक जी, इलेक्शन और कुंभ के मेले से जो आपके भारत की छवि गिरी है, आप देखिए जगह जगह पे व्हाट्सएप मैसेज आप देख रहे होंगे, क्या हमारा जुलूस निकल रहा है कि ये कहाँ, बिल्कुल इतने पुराने जमाने में भी ऐसे, मिडीवियल टाइम में भी ऐसे लोग नहीं थे जो आज दिखा रहे हैं कि अब भारत का यूथ कहाँ ले जा रहे हैं। ठीक है अशोक जी, एक आखिरी पॉइंट आपसे, सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया, और अलग अलग हाई कोर्ट्स में सुनवाई हो रही थी कोरोना को लेकर के, और उन्होंने कहा कि ये इससे असमंजस की स्थिति बनेगी, इसलिए हमारे पास इनको लाइए और हम सुनवाई करेंगे। अब उसमें कल सरकार को अपना एक्शन प्लान बताना है, रोड मैप बताना है। इसमें आर्टिकल 32 जो है वो कैसे सुरक्षा करता है हमारे इस अधिकार की, जिसका हम शुरुआत से जिक्र कर रहे हैं, संक्षेप में इसे बता दें। अरुण शर्मा, आपने ठीक बात कही अरुण जी। ये बात जो आप कह रहे हैं कि आर्टिकल 32 में ही फंडामेंटल राइट होता है, और फंडामेंटल राइट में सबसे जरूरी है टू लिव विद डिग्निटी।
हाँ। अब यहाँ तो ये नौबत आ गई कि मेरे को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं है मेरे माता पिता के पास, मेरे भाई बंधु के साथ। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकती है। एट द सेम टाइम मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट्स को मना नहीं किया है। हाँ। हाई कोर्ट्स अपने आप अपनी प्रोसीडिंग्स चला रही हैं और चलाती रहने चाहिए। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने किसी हाई कोर्ट को स्टे नहीं किया है और ना ही किसी हाई कोर्ट को इसको स्टे समझना चाहिए। हाँ। हाई कोर्ट्स अपने आप, जैसे दिल्ली हाई कोर्ट इतना अच्छा काम कर रही है, मैं समझता हूँ जस्टिस विपिन सांघी की जो बेंच है वो काम कर रहे हैं और वो काम जारी रखा है उन्होंने। ठीक है। ये उनको समझ आ गया कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं किया है, इसलिए दिल्ली हाई कोर्ट भी अपने आप डील कर रही है और सुप्रीम कोर्ट भी रिपोर्ट मांग सकती है कि बाकी देशों में क्या, बाकी स्टेट्स में क्या हो रहा है, उसमें कोई हर्ज नहीं है रिपोर्ट मांगने में। लेकिन हाई कोर्ट्स को स्टे नहीं करना चाहिए बहुत और शुक्रिया स्टे किया, मैं समझता हूँ। बहुत शुक्रिया आप सभी का, रेणु जी, अशोक जी और जगरूप जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए और अपना अपना पक्ष, अपनी अपनी बात रखने के लिए। और आप भी इसे उस बारीकी से समझते रहें, लेकिन एक चीज़ ज़रूर आप करते रहें, कोरोना के नियम हैं, जो गाइडलाइंस जो हैं उनका पालन करें। बाहर जाने से थोड़ा सा बचें, परहेज करें, गुरेज करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, मास्क का प्रयोग करें और अपने हाथों को समय समय पर धोते रहें और अपने हाथ को अपने चेहरे तक ना लाएं किसी भी सूरत में। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।